हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 9th का जो हिंदी बी है, ठीक है, उसका कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इसका आने की प्रबल संभावना है क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडल पेपर से मैंने लिया है। तो हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए ताकि एग्जाम में आप लिख सको। चैनल पर पहली बार आप आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज इसके बाद मिलेंगे। एग्जाम की तरह बहुत ही धाकर तरीके से होगा। और अभी तक मुझसे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया है, जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि शेयर से किसी का केयर होता है और उनका भला होगा तो यार सबका भला होता है। देखो क्या है पहला सवाल कि आदमी नामा कविता के आधार पर आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मतलब आदमी नामा एक कविता है दोस्तों, उसमें आदमी की प्रवृत्ति कैसे होती है, ठीक है। हर एक हर आदमी एक जैसा थोड़ी होता है। आप जैसे क्यूट हो तो हर कोई क्यूट थोड़ा होता है, मतलब कहने का बात बोल रहा हूँ। चलो देखो क्या है, आदमी नामा कविता के आधार पर आदमी की प्रवृत्तियां भिन्न भिन्न है, मतलब विभिन्न है। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। कुछ मस्जिद बनाते हैं, कुरान शरीफ का अर्थ बताते हैं, वहीं कुछ जूतियां चुराते हैं और कुछ जान न्यौछावर करते हैं, कुछ जान ले लेते हैं। समझ रहे हो? कुछ लोग मस्जिद बनाते हैं, कुछ लोग कुरान शरीफ का अर्थ बताते हैं, तो कुछ वहीं जूतियां चुराते हैं, और कुछ जान न्यौछावर कर देते हैं, तो कुछ जान ले लेते हैं। कुछ दूसरों को सम्मान देकर खुश होते हैं, तो कुछ अपमानित करके खुशी महसूस करते हैं। देखिए दुनिया में हर एक प्रकार का लोग है ना। कुछ दूसरे को कोई कोई होता है कि दूसरे को नीचा दिखा के खुश हो जाता है, कोई दूसरे का सम्मान दे के खुश होता है। ठीक है, तो यार दूसरे को नीचा नीचा कभी मत दिखाना, दूसरे को सम्मान ही देना, तभी आपको सम्मान मिलता है। और वैसे भी किसी की बुराई करके क्या ही फायदा। तो बस इस प्रकार आदमी हर एक प्रकार का आदमी होता है। आप किस प्रकार का आदमी बनना चाहते हो जीवन में, कमेंट करके जरूर बोलना। अगला सवाल है, गिल्लू को क्यों और कैसे मुक्त किया गया? तो देखो, गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आने पर वह जाली के पास बैठकर बाहर की गिलहरियों को अपनेपन से झांका करता था। क्या गिल्लू तो पिंजरे में कैद थी ना, उसको लेखिका कैद करके रखी थी, मतलब लेखिका अपने घर में रखी थी। जैसे आप लोग कोई भी तोता पक्षी को घर में रखते हो तो पिंजरे में ही रखते हो ना, ठीक है। मैक्सिमम कोई रखते होंगे, कोई कोई खुला छोड़ता होगा। तो उसी प्रकार गिल्लू तो पिंजरे में कैद थी और क्या हुआ, जाली के पास बैठकर गिलहरियों को अपनेपन से झांका करता था। जब उसके पहला पसंद आया तो उसे ऐसा करता देख लेखिका को लगा कि अब उसे मुक्त करना आवश्यक है। उसके लिए उसने खिड़की की कीलें निकालकर जाली का कोना खोल दिया, ठीक है। और तब जब लेखिका ने देखा कि हाँ गिल्लू बाहर की गिलहरी को देख रहा है इस प्रकार से, मतलब उसको बाहर घूमने का मन है, वो शायद कैद है, तो उसने क्या किया, जो जाली का मतलब जो गेट था उसको खोल दिया, ठीक है, कीले निकालकर उसका एक कोना खोल दिया। इसी रास्ते से गिल्लू बाहर जाता, गिलहरियों के साथ खेलता कूदता और ठीक 4 बजे कमरे में वापस आ जाता। समझ रहे हो कितने चालाक और कितनी बुद्धिमान गिल्लू थे वो, कि ठीक इसी रास्ते से वो गिल्लू निकल जाता जहाँ से रेखी का उसको रास्ता दे दी उस जाले से निकलने का, ठीक है। और ठीक 4 बजे क्या वो मतलब खेल कर कूद कर वापस आ जाता। तो ये है गिल्लू की कहानी, समझ गए हैं? तो गिल्लू को इसलिए मुक्त किया क्योंकि गिल्लू के बाहर की गिलहरियों को देख रहा था और उसको भी खेलने का मन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के साथ पशु पक्षियों के संबंध की व्याख्या कीजिए। देखिए प्रकृति की बात करें और बारिश हो रहा है, अभी क्या ही मौसम है यार। अगर आप लोग की तरफ भी हो रहा होगा तो पता चलेगा, मतलब बहुत ही सुहाना मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम, बारिश हो रही है और आप लोग हम पढ़ा रहे हैं। वाह गजब, अनुभूति अलग है। देखो क्या है, प्राचीन काल से ही प्रकृति का संबंध पशु पक्षियों से घनिष्ठ रहा है, ठीक है। प्रकृति है तभी पशु है, पक्षी है, हम सब है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पशु पक्षी अपने भोजन और आवास के लिए प्रकृति पर ही निर्भर रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर घास क्या प्रकृति की देन है, ठीक है। अगर घास नहीं होगा तो पशु पक्षी खाएंगे क्या, पेड़ नहीं होगा तो पक्षी रहेंगे कहाँ पर? प्रकृति पर उनका जीवन निर्भर है। अगर प्रकृति नहीं हो, मतलब ये सब नहीं होता तो क्या पशु पक्षी का जीवन हो पाता? नहीं हो पाता। मतलब प्रकृति पर ही हमारा सबका जीवन निर्भर है। उसी तरह प्रकृति भी पशु पक्षी के बिना नहीं होती। कई मायनों में पशु पक्षी प्रकृति को शुद्ध भी रखते हैं, ठीक है। मान लो प्रकृति में कई प्रकार के ऐसे होते हैं जिसको नहीं होना चाहिए, तो पक्षी पशु पक्षी उसको खाकर उसको खत्म करते हैं। तो एक दूसरे के पूरक है, दोनों को एक दूसरे का चाहिए साथ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, खुशबू रचते हाथ कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों खुशबू रचते हाथ एक कविता है आप लोग का, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या बोला? देखिए, खुशबू रचते हाथ कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य है मजदूर वर्ग के लोगों से है। मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ ऐसा लिखना इसको कि खुशबू रचते हाथ कविता लिखने का मुख्य उद्देश्य मजदूर वर्गों के लोगों से है। यहाँ है को मत लिखना, ठीक है। मुख्य उद्देश्य मजदूर वर्गों के लोगों से है, ठीक है। ये छोटे छोटे घरों नगरों बस्तियों में रहकर छोटा काम करके भी लोगों के हाथ खुशबूदार पदार्थ की रचना करते हैं। समझ रहे हो कि जो मजदूर होते हैं, समझ लो अगरबत्ती फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है, अगरबत्ती बना रहा है, तो कितना गरीबी होगा तभी ना वो वाला काम कर रहा है। तो छोटे छोटे मजदूर, छोटे छोटे हाथ, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अगरबत्ती की रचना कर रहे हैं, अगरबत्तियाँ बना रहे हैं, जो क्या लोगों के घर को सुगंधित कर रहे हैं, ठीक है, लोगों का क्या खुशहाल कर रहे हैं।
खुशबूदार पदार्थ की रचना कर रहे हैं, वो छोटे छोटे हाथ जो छोटे छोटे बस्तियों में गली में रहते हैं, ठीक है। स्वयं मुश्किल परिस्थिति, यह लोग क्या होता है, स्वयं मुश्किल परिस्थितियों में अपना जीवन बिताते हैं परंतु दूसरों का जीवन खुशहाल बनाते हैं। कवि यह कहना चाहता है कि हमें उनकी दशा सुधारने की बात सोचनी चाहिए, हमें भी अपना नैतिक कर्तव्य समझकर ऐसे मजदूर वर्ग के लिए कार्य करना चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें समाज में बराबर की इज्जत देनी चाहिए। देखिए, अब कोई छोटा छोटा काम करता है तो समाज में क्या होता है, उसको इज्जत नहीं दिया जाता है, लेकिन वही छोटा अगर मजदूर एक छोटा काम नहीं करेगा तो समझ रहे हो, अगर सारा मजदूर अगरबत्ती बनाना बंद कर दे तो फिर पूजा किससे करोगे। तो यही चीज़ है, सभी को सम्मान देना चाहिए। और खुशबू रचते हाथ यानी कि वो छोटे छोटे वो हाथ जो छोटी गलियों में रहकर, छोटे घरों में रहकर, गंद नालियों में, मतलब उसका घर शायद उधर से पार होता होगा, ठीक है, आसपास नालियाँ होगी, तो इस प्रकार के जगह पर रहकर भी वो लोग खुशबूदार पदार्थ की रचना करते हैं। तो यही बात इस कविता में लिखी गई है कि उनको भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, उनको भी उनका भी जो दशा है उसको सुधारने की बात सोचनी चाहिए। अगला सवाल है, लेखिका के ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था। अब देखो, गिल्लू क्या 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 करता था लेखिका के ध्यान आकर्षित करने के लिए। देखो, लेखिका का ध्यान आकर्षित कराने के लिए गिल्लू तरह तरह की सहज और सुलभ हरकतें करता था। देखो, एक छोटी सी गिलहरी क्या क्या चीज़ करती थी, वो लेखिका का ध्यान आकर्षित कराने के लिए लेखिका के पैरों पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता, मतलब वो लेखिका के पैरों के पास आती और आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता था और फिर वहाँ से तेजी से नीचे उतरता। उसकी यह हरकत तब तक चलती रहती जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। मतलब वो चाहती थी कुछ, अब ये पता नहीं गिल्लू क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, जो भी है, ठीक है, आप सुन लो। तो वो क्या चाहती थी कि लेखिका उसे आकर पकड़े, इसलिए वो लेखिका के सामने सर से ऊपर चढ़ती पर्दे पर, फिर सर से नीचे उतर जाती, ठीक है। अब लेखिका जब गिल्लू को पकड़कर एक लंबे बंद लिफाफे में रख देती कि केवल उसके अगले 2 पंजे और सिर ही खुला रहे, तो वह घंटों अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलाप देखता रहता। और जब लेखिका उसे पकड़कर रख देता लिफाफे में जहाँ गिल्लू रहता था, तो क्या वो पंजे ऊपर उठाकर मतलब टुकुर टुकुर लेखिका को देखता रहता था कि लेखिका क्या कर रही है। जब गिल्लू को भूख लगती तो चिक 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 की आवाज़ करता, जिससे लेखिका को पता चलता कि गिल्लू को भूख लगी, भाई साहब खाना तो खिलाओ। और अगला सवाल है, हामिद को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। देखो, लेखक ने हामिद को कहा कि वह बढ़िया खाना खाने मुसलमानी होटल जाते हैं। जब लेखक ने कहा कि वो खाना खाने मुसलमानी होटल जाते हैं तो इस बात पर हामिद को विश्वास नहीं हुआ। वहाँ हिंदू मुस्लिम में कोई फर्क नहीं किया जाता है, हिंदू मुस्लिम दोनों दंगे भी ना के बराबर होते हैं। तो हामिद को विश्वास नहीं हुआ, वो अपनी आंखों से यह सब देखना चाहता था, ठीक है। मतलब हामिद को विश्वास नहीं हुआ कि एक हिंदू कैसे मुसलमान होटल में खाना खा सकता था, तो ये चीज़ उसको विश्वास नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, हम सभी तो एक है, सभी साथ मिलकर हमें रहना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया इस पार्ट में। अगला है कि कभी एक घर के पीछे या 2 घर आगे क्यों चल देता है। अब आप लोग सोचो, बहुत दिन बाद अपने कहीं जा रहे हो, ठीक है, क्या करोगे, आपको कोई जिसके घर जा रहे हो उस घर का पहचान नहीं है आपको, ठीक है। बहुत कुछ बदल चुका होगा, जब आप पहली बार आए थे तो तब से लेकर अब तक बहुत कुछ बदलाव हो चुका होगा, वो मोड़ बदल गया है, वो मैक्सिमम सभी चीज़ बदलाव हो गया है। तो अब घर को ढूंढ नहीं पाओगे, कभी घर आगे चल जाओगे, कभी 2 घर पीछे चल जाओगे ढूंढते ढूंढते। तो ये चीज़ हो रहा है कि कभी एक घर के पीछे या 2 घर आगे इसलिए चल देता है क्योंकि उसे नए इलाके में उसके घर पहुंचने की तक की जो निशानियां थी वे सब मिट चुकी थी, ठीक है। उसे नए इलाके में जो उसका पुराना घर था, ठीक है, सारी निशानियां मिट चुकी थी। उसने कई निशानियां बना रखी थी और कवि ने अपने घर को पहचानने के लिए कई निशानियां बना रखी थी। जैसे 1 मंजिले मकान की निशानी थी, ठीक है, 1 मंजिला मकान था, बिना रंग वाला लोहे का फाटक था, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं बचा। 1 मंजिला अब 2-3 मंजिला में बदल चुका था, लोहे का फाटक नहीं था, इनमें से कुछ भी नहीं बचा था। प्रतिदिन आ रहे परिवर्तनों के कारण वो अपना घर नहीं ढूंढ पा रहा था और इसीलिए वो आगे और पीछे निकल जा रहा था। तो ये था दोस्तों आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हिंदी बी का, ठीक है। बस सभी को शेयर कर दो और अच्छे से समझ लो। मॉडल सिटी 1 भी अपलोड कर दिया मैंने हिंदी बी का, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।